एक बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है, उसमें शामिल होने आ रहा है। अच्छा, और इस अभ्यास में सिर्फ वायुसेना नहीं, नौसेना भी शामिल है। मुझे याद है पहले तो सिर्फ फाइटर जेट्स की बात चल रही थी। सही कहा आपने। पहले फोकस फाइटर जेट्स पर था, लेकिन अब ये B-1 बॉम्बर का आना कंफर्म है। तो जाहिर है अब सबका ध्यान इसी हवाई राक्षस पर रहेगा। इस अभ्यास का एक मकसद ये भी है कि दोनों देशों की फौजें कैसे मिलकर काम कर सकती हैं, वो देखना। इतना खतरनाक, इतना महंगा बॉम्बर भारत क्यों भेज रहा है अभ्यास के लिए? क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे दो खास वजह समझ आ रही हैं। पहली तो ये कि दोनों देश मिलकर लंबी दूरी से हवा से हमला करने का अभ्यास करना चाहते हैं। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मतलब कल को अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए चीन जैसे किसी विरोधी पर हजारों किलोमीटर दूर से हमला करना हो, तो दोनों देशों की एयरफोर्स और नेवी कैसे तालमेल बिठाकर ऑपरेशन करेंगी और फिर सुरक्षित वापस आएंगी। अच्छा। ये मिलकर काम करने की क्षमता, जिसे इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं, उसको परखने का ये एक अभ्यास है। ठीक है, ये तो हुई आपसी तालमेल की बात। लेकिन दूसरी वजह शायद भारत के लिए ज्यादा सीधी और कह सकते हैं ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी वजह सीधे सीधे भारत की अपनी जरूरत से जुड़ी है। देखिए, आज की तारीख में भारत के पास एक भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। एक भी नहीं? जी हाँ, एक भी नहीं। मतलब ऐसा विमान जो बहुत दूर तक जाकर भारी मात्रा में बम और मिसाइल गिरा सके। दूसरी तरफ आप चीन को देखें तो उसके पास ऐसे कई बॉम्बर्स हैं, जैसे वो H-6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर किसी ठिकाने पर कोई बड़ी कार्रवाई करनी हो, तो हमें अभी क्या करना पड़ता है? कई सारे लड़ाकू विमान जैसे सुखोई या मिराज एक साथ भेजने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। दर्जनों विमान भेजने पड़ते हैं। अब सोचिए, इसमें खतरा कितना ज्यादा है। हाँ, वो तो है। ज्यादा पायलट हवा में हैं, ज्यादा विमानों को दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाना है, और इन सब के बीच एकदम सटीक तालमेल बनाए रखना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल। और यहीं पर एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का रोल आता है। विश्लेषण तो यही कहता है कि एक अकेला बॉम्बर कई लड़ाकू विमानों का काम कर सकता है। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। एक अकेला B-1 लैंसर वो सैकड़ों छोटे बम या फिर दर्जनों बड़ी मिसाइलें एक साथ ले जा सकता है। सच में? सैकड़ों बॉम्ब? जी हाँ। तो जो काम शायद 20-30 फाइटर जेट मिलकर करेंगे, वो शायद एक या दो बम्बर ही कर दें। इससे न सिर्फ मिशन का खतरा कम होता है, बल्कि इनकी सुरक्षा करना भी आसान है। कैसे? देखिए, एक या दो बॉम्बों के साथ कुछ फाइटर जेट्स को सुरक्षा के लिए भेजना ज्यादा आसान है, बजाय दर्जनों विमानों के पूरे झुंड को बचाने के, है ना? हाँ, बात तो सही है। तो मतलब साफ है, भारत को लग रहा है कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए ऐसे बॉम्ब का होना जरूरी है। ये जरूरत तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये क्षमता आएगी कहाँ से? क्या भारत खुद से ऐसे विमान बनाएगा या फिर देखिए, खरीदेगा? खुद बनाने का रास्ता तो बहुत लंबा और पेचीदा है। एक अनुमान है कि इसमें कम से कम 10-15 साल लगेंगे। 10-15 हाँ, साल? कम से कम। और अरबों डॉलर का खर्चा अलग। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अभी न तो इसका कोई तैयार डिजाइन है और न ही शायद इतना वक्त। मौजूदा हालात को देखते हुए शायद हमारे पास इतना लंबा इंतजार करने का विकल्प ही ना हो। ये बात भी है। को फिर खरीदना ही एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता बचता है, और खरीदने के लिए दुनिया में विकल्प भी तो गिने चुने ही है। विश्लेषण में किन विकल्पों का जिक्र है? हाँ, मुख्य तौर पर दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक है रूस का Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर, हाँ, सुना है उसके बारे में। और दूसरा यही अमेरिका का B-1 लैंसर। तो रूसी Tu-160 के बारे में क्या ख्याल है? वो भी तो काफी ताकतवर माना जाता है, शायद सस्ता भी हो अमेरिका वाले से। हाँ, Tu-160 बहुत शक्तिशाली बॉम्बर है, इसमें कोई शक नहीं, और हो सकता है कीमत में भी अमेरिका वाले से कुछ कम हो। लेकिन इसके साथ दो बड़े दिक्कतें हैं। अच्छा, क्या? पहली, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो B-1 लैंसर के मुकाबले थोड़ी पुरानी मानी जाती है। और दूसरी, जो शायद इस वक्त ज्यादा बड़ी समस्या है, वो ये कि रूस खुद इस वक्त अपने बॉम्बर्स की कमी से जूझ रहा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब उनके पास कम है? हाँ, यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई बॉम्बर या तो तबाह हो गए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ओहो। तो अब रूस की पहली प्राथमिकता होगी अपनी वायुसेना के नुकसान की भरपाई करना, और इसमें कई साल लग सकते हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि रूस अगले 5-6 साल में भारत को नए बॉम्बर बनाकर दे देगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। डिलीवरी बहुत दूर की बात हो सकती है। तो मतलब रूसी विकल्प फिलहाल भरोसेमंद नहीं लग रहा।
टाइमलाइन का इशू है। तो ऐसे में बचता है अमेरिका का B-1 लैंसर। जी। तो क्या ये माना जाए कि ये जो B-1 भारत आ रहा है, ये सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से भारत को दिखाने के लिए भी लाया जा रहा है कि देखो, ये है हमारी पेशकश, इसे परख लो? ये बहुत हद तक मुमकिन है। ये भारतीय वायुसेना के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इस विमान को करीब से देखें, इसकी क्षमताओं को समझें। शायद इसके साथ अभ्यास करके ये भी परखें कि ये हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है या नहीं। एक तरह का ट्रायल रन समझ लीजिए, या शोकेस। वाकई दिलचस्प है। अच्छा, इस B-1 लैंसर की सबसे खास बात क्या बताई जाती है? मैंने सुना है इसकी रफ्तार पर काफी जोर दिया गया है विश्लेषण में। हाँ, स्पीड ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। आप सोचिए, ये विमान सैकड़ों बम और कई मिसाइलें लादकर भी आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। बॉम्बर होकर। जी हाँ, मैक 1.2 से ज्यादा की रफ्तार। इस तेजी की वजह से दुश्मन के रडार को इसे ट्रैक करने और फिर फाइटर जेट्स या मिसाइलों को इसे रोकने के लिए बहुत ही कम वक्त मिलता है। अच्छा। चीन जैसे देश भी, जिनके पास काफी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसे एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। इसे हवा में रोकना यानी इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। बाप रे, अगर भारत को ये मिल जाए तो ये तो वाकई पूरे एशिया में शक्ति संतुलन को हिला सकता है ना? बिल्कुल। भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लिए, चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर लिए, P-8I समुद्री गश्ती विमान लिए और अब वो MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन भी आ रहे हैं। ये B-1 लैंसर का आना तो इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक और हथियार खरीदना नहीं होगा। ये भारत की जो हमला करने की क्षमता है, उसमें एक क्वांटम लीप होगा। मतलब एक बहुत बड़ी छलांग। ये भारत को अपने पड़ोस से बहुत दूर तक मार करने की ताकत देगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर भारत इसे लेने का मन बनाता है तो क्या सीधे खरीदेगा या फिर वो लीज यानी किराए पर लेने का भी कोई रास्ता है? ऐसी भी बातें सुनने में आई हैं कि अमेरिका शायद लीज का विकल्प भी दे सकता है। हाँ, लीज का विकल्प अक्सर शुरू में आकर्षक लगता है। मतलब भारत कुछ विमान, मान लीजिए 6 या 12, कुछ सालों के लिए किराए पर ले ले। उनका इस्तेमाल करके देखे कि ये हमारे पायलटों, हमारे रखरखाव सिस्टम और हमारे ऑपरेशनल माहौल में फिट बैठते हैं या नहीं। हाँ, ये समझदारी की बात लगती है। और अगर सब सही रहा तो बाद में और खरीदने या फिर पक्के तौर पर खरीदने का फैसला ले सकता है। इससे जो शुरुआती खर्चा है वो भी कम हो जाता है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मैंने सुना है कि अमेरिकी लीज पॉलिसी की कुछ पेचीदगियां भी हैं। विश्लेषण में इसका भी जिक्र था शायद। हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिकी पॉलिसी आमतौर पर यह होती है कि वो बिल्कुल नए नवेले हथियार लीज पर नहीं देते। अच्छा। वो अक्सर वही हथियार या सिस्टम लीज पर देते हैं जो उनकी अपनी सेना पहले से इस्तेमाल कर रही हो। यानी अगर भारत को B-1 लीज पर मिलता है तो बहुत मुमकिन है कि वो नए विमान न हो, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के बेड़े से निकाले गए पुराने इस्तेमाल किए हुए विमान हों। इसका कोई उदाहरण है पहले का? क्या भारत ने पहले भी ऐसा कुछ किया है? हाँ, बिल्कुल। याद कीजिए 2020 में जब गलवान घाटी का तनाव हुआ था। हाँ। उसके बाद जब हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की हरकतें बढ़ गई थीं, तो भारत को फौरन एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टरों की जरूरत पड़ी थी। जी। तब अमेरिका ने क्या किया? अपनी नौसेना के कुछ पुराने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को अस्थायी तौर पर इस्तेमाल के लिए दे दिए थे, लीज पर। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया। और जब भारत के ऑर्डर किए हुए नए रोमियो बनकर आ गए तो वो पुराने वाले वापस ले लिए गए। ओह अच्छा, तो B-1 लैंसर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि लीज पर पुराने विमान मिले? ये तो ठीक है कि इससे टेक्नोलॉजी समझने और पायलटों को ट्रेनिंग देने में मदद मिलेगी, पर इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी फिर। मतलब पुराने विमान और वो भी लीज पर। बिल्कुल होंगी। सबसे बड़ी बात, लीज पर ली गई चीज पर आपका पूरा हक नहीं होता। मालिक आप नहीं होते। उसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस और उसकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग की शर्तें हो सकती हैं, जिनका कंट्रोल अमेरिका के पास रह सकता है।